नमस्कार साथियों, मैं सम्राट चौहान। स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। हम लोग देख रहे थे संविधान का मांग कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। आज हम लोग देखेंगे संविधान का प्रस्तावना में किन किन चीज़ों का निहित है। हम भारत लोग से जो पंक्ति शुरू होता है वो किसमें होता है, इसमें स्वरूप और प्रकृति कैसा होगा, लोगों को क्या क्या चीजें निहित प्रस्तावना के अनुसार। किसी भी किताब के तो भूमिका पढ़कर ही पूरे किताब के सार और उसके दर्शन को हम लोग पता कर सकते हैं, सिर्फ उसके भूमिका पढ़कर। उसी प्रकार से प्रस्तावना को पढ़कर हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पता लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, आधुनिक है, प्रगतिशील है न कैसा है। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका या प्रेम्बल के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना जिसे हम लोग प्रेम्बल या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलन में शब्द प्रस्तावना ही लोग कहते हैं, और इसे हम लोग देखेंगे जो प्रस्तावना शब्द का थॉट्स, विचार कहाँ से आया, भाषा शैली का गठन किस देश से है, और प्रस्तावना लाने वाले देशों में सबसे पहला देश कौन सा है। उसी के बेस पर विभिन्न देशों ने प्रस्तावना की आवश्यकता को महसूस किया, क्योंकि किसी भी भूमिका लिखे बिना, प्रस्तावना को गढ़े बिना कोई भी किताब संपूर्ण नहीं होता है। आप लोग बचपन में किताबें पढ़े होंगे, उसमें भूमिका दिया रहता है, विषय सूची दिया रहता है। तो आप लोग विषय सूची को पढ़कर, उससे पहले प्रस्तावना को पढ़कर समझ जाते हैं कि ये किताब सर्वांगीण विकास के किस क्षेत्र पर बच्चों के सर्वांगीण विकास करेगा। पूरा का पूरा किताब समझ में आ जाता था। ये किताब किस लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है या राष्ट्र चेतना को जगाने के लिए है। भूमिका पहले ही दे दिया जाता था, हम लोग पढ़कर ही समझ जाते थे ये राष्ट्र चेतना पर आधारित पुस्तकें हैं। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को बेहतर बनाने के लिए पुस्तक बनाई गई। तो वैसे ही संविधान, हमारा संविधान कैसा है, प्रगतिशील है, आधुनिक है, रूढ़िवादी नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा, हाल फिलहाल में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल पुथल मचा है, और वहाँ के अपने ही लोग, जो व्यक्ति बांग्लादेश को आज़ाद कराया बर्बर पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान जुल्म कर रहा था, बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहा था, खुद के बहन बेटियों को, उस देश से आज़ादी मुजीबुर रहमान जो उस समय के नेता थे, उनके माध्यम से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अब उसी व्यक्ति का स्टैचू तोड़ा जा रहा है। अब बांग्लादेश में था, ये आप यूरोप में भी फैल चुका है, न्यूयॉर्क अन्य देशों में जो मुजीबुर रहमान थे उनका फोटो को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है विदेशों से। वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं हटा रहे हैं, स्टैचू को तोड़ दिया गया है। तो इससे शर्मसार चीज़ें और कोई नहीं हो सकती। खुदा ना करे कल भारत में भी महात्मा गांधी के लिए लोग ऐसा करने लगे, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए करने लगे, तो हम लोग के लिए शर्म के अलावा और कोई बात नहीं रह जाएगी। तो वो लोग हो ही नहीं सकते। जो छात्र नेता कहकर दंगा किए हैं बांग्लादेश में, वो छात्र नहीं हो सकते। छात्र के भेष में वो कट्टरपंथी सोच वाले हैं और उन्हें कोई और नियंत्रित कर रहा है। तो हम लोग का संविधान कैसा है, प्रगतिशील है और आधुनिक है। ये समय समय पर बदला भी जा सकता है आवश्यकता के हिसाब से। यही भारत की संविधान की खूबसूरती है। और ये चीज़ हमें कहाँ मिलता है, तो प्रस्तावना में ये चीज़ें हमें मिलती है। तो पहले देखते हैं विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। थॉट, तो ये थॉट्स अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।
सबसे पहले संविधान बनाने वाला अमेरिका ही था और उसी के संविधान में प्रस्तावना था, इसे यूएसए के नाम से हम लोग जानते हैं। और अमेरिका यूएसए से ही भारत का प्रस्तावना का विचार लाया गया। उसके बाद भाषा की बात करें, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जो भाषा शैली का गठन है, तो वो किस देश से बच्चों? वो है लैंग्वेज, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना का आधार कैसे तैयार हुआ, किसने प्रस्तुत किया, कब किया और कब पारित हुआ। इसका बेस के बारे में बात करें, आधार, तो इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था। कहाँ? संविधान सभा में। कब? 13 दिसंबर 1946। और ये पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। क्योंकि उस दिन सहमति नहीं बन पाई, संविधान सभा इस आस में थी कि मुस्लिम लीग भी, उन्हें भी हम लोग सहमति मना लेंगे, तो वो लोग भी नहीं आए और इसीलिए उस दिन पारित नहीं हो पाया। तो कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और इसे ही बाद में संशोधित करके, मॉडिफाई करके प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, प्रस्तावना बना दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में यह वर्णित था कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत के लोगों को हम लोग क्या क्या देंगे, भारत का दर्शन के बारे में संपूर्ण चीजें लिखी थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो बाद में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? ये तो राष्ट्रपति बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। विचार अमेरिका से, भाषा शैली जो गठन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो फ्रेम है वो ऑस्ट्रेलिया से निहित है। भाषा, उसका आधार कहाँ से बना प्रस्तावना का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे संसद में, भारतीय संविधान सभा में। और संविधान कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें निहित रखेंगे, उसका वर्णन था। और वो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। इस दिन नहीं हो पाता क्योंकि सहमति नहीं बन पाती। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना से ही हम लोग पता कर सकते हैं भारतीय संविधान कैसा है। किससे हम लोग पता कर सकते हैं? तो प्रस्तावना से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। शक्ति का स्रोत, सत्ता, शासन का स्वरूप या प्रकृति।
इसे पढ़कर लगाया जा सकता है, तो प्रस्तावना को पढ़कर संविधान के पूरे प्रकृति को समझा जा सकता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। उसके बाद तिथि का जिक्र मिलता है, कब स्वीकार किया गया। तो कुल 4 चीजें हमें पता चलता है प्रस्तावना को पढ़ने के बाद। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा, प्रस्तावना या भूमिका पढ़कर ही किसी भी ग्रंथ, किसी भी किताब का हम लोग आकलन कर सकते हैं किताब कैसा है। वैसे ही भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़कर ही भारतीय संविधान को समझा जा सकता है संक्षेप में। इसका 7 तत्व कौन है? प्रस्तावना है। क्या है? तो ये 7 तत्व है। ठीक है, 7 तत्व है, संपूर्ण निचोड़ जिसे हम लोग कहते हैं। तो शक्ति का स्रोत कौन है? शक्ति का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग या जनता। शक्ति का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग या जनता, संविधान का। फिर दूसरा बात करते हैं, सत्ता शासन का स्वरूप और प्रकृति कैसा होगा। तो कैसा होगा? तो ये होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संविधान का स्वरूप कैसा होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। फिर समाजवादी होगा। उसके बाद कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य या गणतंत्र होगा। संविधान का स्वरूप, अब स्वरूप तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र, ये स्वरूप होगा हमारे संविधान का। इसके बाद का लक्ष्य क्या होगा? उद्देश्य इसका, लोगों को क्या क्या हम लोग देंगे। तो पहले आएगा न्याय, न्याय में कौन कौन से न्याय देंगे हम लोग? सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक। और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है किस देश के क्रांति से निहित है, प्रेरित है? आप में से किसी को पता है? तो रूस की क्रांति, ठीक है, रूस की क्रांति 1917 से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो वहां पर सामने आई उसी से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, लोगों को क्या क्या न्याय मिलनी चाहिए? सामाजिक,
यानी कि यूरोपीय देशों के तरह नहीं वहाँ संघर्ष करना पड़े। यहाँ सभी लोगों को बराबर सामाजिक समानता, सभी को बराबर आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, चलिए। और उद्देश्य में और क्या था न्याय के बाद? तो क्या था? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या क्या देंगे? हाँ, स्वतंत्रता में हम लोग देंगे कौन? हमारा संविधान क्या देगा स्वतंत्रता में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, वर्शिप। स्वतंत्रता में हम लोग 5 चीजें निहित है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर अब क्या आएगा उद्देश्य में? से छोटा कर देते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा है? दे रहा है दिखाई? चलिए, न्याय 3 प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद क्या आएगा? तो समता। ठीक है, समता में क्या क्या आएगा? समता में प्रतिष्ठा और अवसर। समता में दो रहेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी निहित रहेगी। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, ये चीजें निहित रहेगी। और अंत में आएगा एक बंधुत्व। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो संविधान के प्रस्तावना में 4 चीजें हमें पता चलती है: शक्ति का स्रोत, सत्ता, शासन का स्वरूप या प्रकृति कैसा होगा, फिर उद्देश्य या लक्ष्य क्या होगा, और संविधान स्वीकार करने की तिथि हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है इन 4 चीज़ों का। और यही प्रस्तावना पढ़कर हम लोग संविधान के स्वरूप, प्रकृति, संविधान कैसा है, उसके मूल्यों को समझ सकते हैं। तिथि की बात की जाए तो कब है अंगीकृत, कब किया गया अंगीकृत, स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। ये तिथि हमें पता चलती है प्रस्तावना से। लेकिन ब्रैकेट में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? तो आइए एक नजर देख लेते हैं उसे। शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है।
खत्म कहाँ होगा? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं कौन? भारत की जनता। ठीक है, शुरू होगा हम भारत के लोग से, खत्म होगा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि स्वयं को समर्पित करते हैं। लेकिन एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, डेट का तो पता चल जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हाँ, अंगीकृत हुआ था ना। इसे नीचे रख देते हैं। लेकिन ब्रैकेट में पढ़िए आप लोग, मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब स्वीकार किया गया? 2006। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2006 में क्या किया गया? स्वीकार या अंगीकृत किया गया। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ, कहाँ 1949 और कहाँ 2006? हाँ, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? यह अजीब क्यों लग रहा है? आइए समझते हैं उसे। इसे थोड़ा छोटा कर देते ताकि दोनों तरफ लिख पाए। एक ट्रिक्स आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रिक्स कहें या फॉर्मूला कहें, जो भी आप लोग समझे, लिखिए। संवत से सम सदा कम रहे, संवत से सम सदा कम रहे, संवत से सम, एक मिनट, संवत से सम कम रहे, फिर से लिख देते हैं। संवत से सम कम रहे, सदा 57 वर्ष। ये ट्रिक्स था, आप लोग याद कर लेंगे और फोकस कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ना एमएलएम में काम में मिलेगा, या ना दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। संवत से सम कम रहे, सदा कितना? 57 वर्ष। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आप देखते हैं 26 नवंबर 1949 और यहाँ दिया गया है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कितना? 2006। यहाँ क्या है? मैंने क्या लिखा? संवत से सन कितना रहेगा? कम रहेगा हमेशा। कितना? 57 वर्ष हमेशा कम रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ है 26 नवंबर 1949, ठीक है, और दिया गया है कितना? 2006। माइनस करिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ, ये गणित है। ठीक है, यानी कि ये सम क्या रहेगा? कम रहेगा। किससे? संवत से। जैसे कि अभी हम लोग कितना में हैं? 2024 में हैं, तो संवत कहाँ है? आगे है, आगे है ना। अगर पूछा जाए 2024 में हम लोग क्या है? सन में है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा? विक्रम संवत में है, तो 57 प्लस कर दीजिएगा। कितना आएगा? करेंगे तो हाँ, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए? हाँ, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वहाँ है हम लोग, ये अंग्रेजी कैलेंडर है 2024। ठीक है,
तो आप लोग याद रखिएगा, संवत से सन कम रहे कितना, सदा 57 वर्ष, यानी कि सन कम रहेगा, जो अंग्रेजी कैलेंडर है कम रहेगा किससे, संवत आगे रहेगा कितना, 57 आगे रहेगा। ठीक वैसे ही यहाँ अंग्रेजी में क्या दिया गया है, 26 नवंबर 1949, लेकिन ब्रैकेट में क्या दे दिया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। और इस तारीख को क्या किया जाता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो ये पूछता नहीं है, आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, शब्दों को जानना जरूरी है। ब्रैकेट में 2006 दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, 49 और 2006 ये कैसे मुमकिन है। तो हिंदू कैलेंडरों के अनुसार 2006 था जब इसे अंगीकृत किया गया था इसे, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 49 हो रहा था, 1949। ठीक है, याद रखेंगे, लिख लिया आप लोगों ने, ये याद रखेंगे ना। चलिए हम लोग कहाँ थे, वहाँ चलते हैं। तो कितना था विक्रम संवत के अनुसार, 2006 था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, 2006। अगर हिंदी में ही लिख दे 1949 के जगह लिख दे 2006, 2007, 2008, भारत का प्रस्तावना या भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, लिख दे कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया हिंदू कैलेंडरों के अनुसार। ऑप्शन में दे दे 2006, 3002, इस तरह से करके दे दे। सही उत्तर क्या होगा, 2006। ये चीजें समझ में आई, जो ब्रैकेट में दिया गया है 2006, तो कितना रहेगा आगे, 57 हमेशा आगे रहेगा। किससे, सन से संवत हमेशा आगे रहता है, कितना, 57, और सन कितना रहता है, 57 पीछे रहता है। सोच सकते हैं जो हिंदू कैलेंडर था कितना प्रगतिशील है और कितना एथेंटिक है, इसी बात से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। और ये चीजें प्रस्तावना में निहित है, झलकती हैं। यही क्या भारतीय संविधान को एक प्रगतिशील सूक्ष्म संविधान की एक रूपरेखा देती है, एक पहचान देती है। तो भारत का संविधान कैसा है, प्रस्तावना से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े। अब हम लोग प्रस्तावना से ही संबंधित और चीजें देखते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किससे? प्रस्तावना से जुड़ा हुआ। बेरुवाड़ी संघवाद। बेरुवाड़ी संघवाद कितना में आया था? तो 1960 में। 1960 में। और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। क्या था? बताया आप लोगों में से किसी को? बेरुवाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या था? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो संविधान को, जो प्रस्तावना को हम लोग प्रस्तावना पढ़कर संविधान के पूरे दर्शन का पता लगाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस बात पर आप लोग गौर करेंगे। ये बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था। फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केरल सरकार और केशवानंद भारती मठ थे, मठ के अध्यक्ष थे। उन्होंने केरल सरकार के ऊपर केस कर दिया था। और ये बात कब आया था? 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेटमेंट देता है वो भी सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि पहले क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट 1973 में अपने ही स्टेटमेंट को पलट देता है, बदल देता है। यहाँ क्या कहेगा? ये कहेगा ये कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है सिवाय किसके? मूल ढांचा को छोड़कर। सिवाय मूल ढांचा को छोड़कर। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है प्रस्तावना से संबंधित आप लोग को जानना चाहिए। बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। 60 में क्या कहता है बेरुवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन अपने स्टेटमेंट को पलट देता है। कब? 1973 में, जब केशवानंद भारती और केरल सरकार के बीच में विवाद सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तब कहता है कि ये संविधान का भाग है। भाग है मतलब संशोधन भी किया जा सकता है सिवाय मूल ढांचा को छोड़कर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? इसके बाद संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन होगा। 1973 में तो केशवानंद भारती आता है ना। 1976 में एक संशोधन होगा। इसका नाम क्या है? 42वां संविधान संशोधन। ये 73 है। और इसी के 3 वर्षों बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन होगा। और उसमें 3 मुख्य शब्द जोड़े जाएंगे। कौन कौन से शब्द जोड़े जाएंगे उसे भी देखते हैं। आइए इसे छोटा कर देता हूँ। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आता है। इसी का ठीक 3 वर्षों बाद संशोधन होता है। महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं।
संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में। और स्वर्ण सिंह समिति, उस समय स्वर्ण सिंह समिति रहती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेगी। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर ये 42वां संविधान संशोधन होता है। किसके सुझाव पर? तो स्वर्ण सिंह समिति 1976, यानी कि 73 के ठीक 3 वर्षों के बाद। और ये संशोधन किस पर आधारित था? तो प्रस्तावना पर, प्रेम्बल में ये संशोधन होता है। और इसी संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े जाएंगे? समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े जाएंगे, यानी कि ये 3 शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, ये 42वां संविधान संशोधन में आएंगे 1976 में। किसके सुझाव पर? तो स्वर्ण सिंह समिति, और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। और 2 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रस्तावना को लेकर। कौन कौन से? बेरुबाड़ी और केसवाना, 1960-1973। ये प्रस्तावना पर कमेंट सुप्रीम कोर्ट का था कि संविधान का भाग नहीं है। बेरुबाड़ी संघ मामला में 1960 में, 1973 में अपने ही स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? बदल देता है, पलट देता है। ठीक उसी के 3 वर्षों के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यानी कि मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में ये नहीं रहेंगे। कभी कभी एग्जामों में आ जाता है मूल संविधान में कौन कौन से नहीं थे, तो इन तीनों को हटाकर सभी थे। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसके बाद समाजवाद तो नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष भी नहीं होगा, अखंडता भी नहीं होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर आएंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता और प्रभुत्व। ये क्या है? मूल संविधान के भाग में थे। और ये तीनों क्या है? 42वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें इनैक्ट किया गया। समझ में आया? तो ये रहा प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जामों में अक्सर आते रहते हैं। छोटे छोटे बिंदुए ही एग्जाम में हमें बढ़त दिलाते हैं और असफल भी करते हैं। तो आप लोग छोटे छोटे चीज़ों पर ही ध्यान दें प्रस्तावना से संबंधित। कल हम लोग इसके कुछ और मूलभूत चीज़ों को देखेंगे प्रस्तावना के। तो आप लोग पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और स्टडी करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।